like a Hellcat. In a game, a man wins a rupee for 6 and loses a rupee for any other number when a die is thrown. The man decided to throw die thrice, but he quit as he and when he get a 6. Then find the expected value of the amount he win or lose. तो देखो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढनी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई ऑफ एक्स मतलब मीन फाइंड करना है. ओके, एंड ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, है ना. तो यहाँ पे 3 बार डाइस थ्रो की जा रही है. अब उसको 1 रुपया मिलेगा जब 6 आएगा तब, अदरवाइज और कोई नंबर आया तो वो हार जाएगा, बरोबर. तो अब उसको 1 रुपया मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो विन 1 रुपी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 1/6. ओके, ही विन्स 1 रुपी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/6. कैसे, क्योंकि वो जीतेगा कब, जब 6 आएगा तब. और डाइस रोल करवाओ तो 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो डाइस रोल करवाओ तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 आउटकम्स, है ना. एंड उसमें से उसको 6 चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6. अब वो 1 रुपया जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6. अब वो हारेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना, लूजेस 1 रुपी, और कोई भी नंबर आया 6 के अलावा तो वो हारेगा. तो 6 के अलावा मतलब 1 2 3 4 5, देयर आर 5 चॉइसेस, तो आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो हारेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6. अब उसने 3 बार टॉस करा. ओके, तो मान लो कि फर्स्ट ट्रायल में उसका 6 नहीं आया. फर्स्ट ट्रायल जो है उसमें उसका 6 नहीं आया. तो अगर फर्स्ट ट्रायल में उसका 6 नहीं आया तो क्या होगा, वो 1 रुपया हारेगा, है ना. तो इन फर्स्ट ट्रायल 6 इज नॉट ऑब्टेन, देन 1 रुपया हारेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी. एंड कॉइन टॉस ट्वाइस, सेकेंड टाइम भी उसको टॉस करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस, उसने 3 बार डाई थ्रो करने का डिसाइड करा हुआ है, पर जैसे ही 6 आ जाएगा तो वो क्विट कर देगा. मतलब अगर मान लो कि फर्स्ट में ही 6 आ गया तो वो सेकेंड एंड थर्ड टाइम डाइस को टॉस नहीं करने वाला. क्वेश्चन समझ में आ गया. तो अगर फर्स्ट ट्रायल में 6 नहीं आया, तो फर्स्ट ट्रायल में 6 नहीं आएगा तो उसको 2 बार टॉस करना पड़ेगा. तो अगर फर्स्ट ट्रायल में 6 नहीं आया तो 5/6 प्रोबेबिलिटी 6 नहीं आने की. एंड फर्स्ट ट्रायल में अगर नहीं आया, मान लो कि सेकेंड ट्रायल में 6 आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6. अब अगर फर्स्ट ट्रायल में 6 नहीं आ रहा है तो उसे 1 रुपया देना पड़ेगा, मतलब -1. सेकेंड टाइम उसने जब टॉस करा तो उसको 1 रुपया मिला, मतलब +1. तो फाइनली उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं, 0 रुपीज मिला, है ना. उसको 0 रुपीज मिला. अब मान लो कि अगर यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल में ही 6 आ जाता, if 6 come up on first trial,
इफ 6 कम अप ऑन द फर्स्ट ट्रायल, तो सेकेंड एंड थर्ड टाइम उसको टॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 6 आया उसको गेम से बाहर निकल जाना है। तो अगर 6 कम अप ऑन फर्स्ट ट्रायल तो ही विल गेन 1 रुपी, 1 रुपया मिलेगा। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि 6 आना चाहिए तो ही उसको 1 रुपया मिलेगा, है ना। अब मान लो कि 6 फर्स्ट ट्रायल में नहीं आता है। इफ 6 कम अप ऑन सेकेंड ट्रायल, सेकेंड ट्रायल पे आता है, तो अगर सेकेंड ट्रायल पे आता है तो फर्स्ट ट्रायल का उसका 1 रुपया जाएगा, देन गेन उसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रायल का -1 एंड सेकेंड ट्रायल में 6 आ गया तो +1, तो उसको फाइनली मिला 0 रुपीज। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट सेम, पहली बार में 6 नहीं आया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो गई। दूसरी बार में 6 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, तो दैट इज 5/36। तो इट इज 5/36, और 5/36 किसकी प्रोबेबिलिटी? उसको 0 रुपीज मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर उसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ट्रायल पे 6 नहीं आया, थर्ड ट्रायल पे 6 आया, तो इफ 6 come up on third trial, तो क्या? अगर थर्ड ट्रायल पे 6 आया तो क्या होगा? तो ही विल गेन, उसको क्या फायदा होगा? तो पहला ट्रायल में 6 नहीं आया, मतलब 1 रुपया जाएगा। सेकेंड ट्रायल पे भी 1 रुपया जाएगा क्योंकि 6 नहीं आया। थर्ड ट्रायल पे उसको 6 मिला तो +1, तो सेटल करो ये, तो फाइनल आंसर इज -1। -1 रुपी का उसको लॉस होगा, 1 रुपी का लॉस होगा इन शॉर्ट। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी? कि पहली बार में 6 नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। सेकेंड टाइम पे भी 6 नहीं आया तो वो भी 5/6 है। थर्ड टाइम पे 6 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो दैट इज इक्वल टू 25/216। ये किसकी प्रोबेबिलिटी? 1 रुपया लॉस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अगर ये भी हो सकता है कि उसने 3 बार टॉस करा और 3 में से एक भी बार भी उसे 6 नहीं मिला। अगर डाइज उसने टॉस करा हुआ है एंड अगर फर्स्ट टाइम पे ही 6 आ जाता है, जैसे 6 आएगा वो गेम से बाहर निकल जाएगा, पर मैक्सिमम डाइज 3 बार ही रोल करेगा। अगर 3 बार में उसको 6 नहीं मिलता है तो ही विल स्टॉप दैट, वो वहां पे गेम स्टॉप कर देगा। तो अगर फर्स्ट टाइम पे ही 6 आ जाता है तो उसको 6 आने पे 1 रुपया मिलेगा, एंड 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/6 है, तो 1 रुपया मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 बन जाएगी। सेकेंड क्या हुआ कि 6 फर्स्ट ट्रायल पे नहीं आया, चलो सेकेंड ट्रायल पे आया, तो अगर सेकेंड ट्रायल पे 6 आता है उसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ट्रायल पे 6 नहीं आया है, तो ही वो आगे खेलने वाला है, तो ही वो सेकेंड ट्रायल लेने वाला है, क्योंकि क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि वो क्विट करेगा जब उसको 6 मिलेगा, तब वो क्विट कर देगा। ओके, तो अगर वो सेकेंड ट्रायल ले रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ट्रायल पे उसको 6 नहीं मिला है, और अगर 6 नहीं मिला है तो उसको 1 रुपया देना है, तो 1 रुपया देना है, दैट मीन्स -1। एंड देन सेकेंड ट्रायल पे उसको 6 मिला तो उसको 1 रुपया मिलेगा, दैट मीन्स +1। तो -1 +1 करोगे तो फाइनली आंसर बचेगा 0। -1 आया क्यों? क्योंकि उसने 1 रुपया लूज किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/6। +1 आया क्योंकि उसने 1 रुपया गेन किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6। तो सेटल करो तो 5/36।
देन अगर 6 थर्ड टॉस पे आता है, थर्ड टॉस कब करना है उसको, जब फर्स्ट टॉस पे भी 6 नहीं मिला है, अब 6 नहीं मिला है तो उसको 1 रुपया देना है। सेकेंड टॉस पे भी 6 नहीं मिला है, अब 6 नहीं मिला है तो ही विल अगेन पे द 1 रुपी। एंड थर्ड टॉस पे उसको 6 मिल गया तो उसको 1 रुपया मिलेगा। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली उसको 1 रुपया देना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, अगर 6 नहीं मिला तो 5/6, सेकेंड टाइम पे भी 6 नहीं मिला तो 5/6, थर्ड टाइम पे 6 मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो आंसर इज 25/216। अब अगर 6 तीनों में से एक भी बार नहीं आया, तो अगर 6 तीनों में से एक भी बार नहीं आया तो उसको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? फर्स्ट टाइम नहीं आया तो 1 रुपया दिया, सेकेंड टाइम नहीं आया तो उसका भी 1 रुपया दिया, थर्ड टाइम नहीं आया तो उसका भी 1 रुपया दिया। तो फाइनली उसको 3 रुपए का लॉस होगा। एंड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इज इक्वल्स टू, पहली बार में नहीं आया तो 5/6, सेकेंड टाइम में नहीं आया तो भी 5/6, थर्ड टाइम में नहीं आया उसका भी 5/6, तो दैट इज इक्वल टू 125/216 ऐसा। ओके, अब यहाँ पे आंसर नहीं आता है, हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब ई ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। x and p of x, क्योंकि we know the formula for expected value, e of x का फॉर्मूला xi into p xi है ना। तो यहाँ पे टेबल बना देते हैं। xi क्या होगा? जो आपके आउटकम बन रहे हैं वो। ओके, तो आउटकम क्या बन रहे हैं हमारे? यहाँ पे हमें 1 रुपया, सॉरी फर्स्ट में 1 रुपया मिला तो xi is equal to 1 and probability for that is 1/6. then second में हमें 0 रुपया मिला and probability for that is 5/36. थर्ड में क्या हुआ? तो थर्ड में 1 रुपए का लॉस हुआ, मतलब -1, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 25/216। एंड देन लास्ट में 3 में से एक भी बार भी हमें 6 नहीं मिला था तो हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस हुआ, तो इट इज -3 एंड उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 125/216। अब हमें क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ xi इंटू पी ऑफ xi। ओके, तो अब क्या करना है? सिंपल, xi इंटू पी ऑफ xi मतलब दिस इंटू दिस। तो xi इंटू पी ऑफ xi करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 1/6, देन सेकेंड इज 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग करो तो 0 ही बनने वाला है, -25/216 एंड -125 इंटू 3 करना पड़ेगा। ओके, तो -375/216। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर इज -364/216, कैंसल करोगे तो -91/54। इन शॉर्ट, अगर इस क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से पूछा जाए तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इज दिस गेम इज फेवरेबल और नॉट। फेवरेबल मतलब फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मीन क्या आया? मीन नेगेटिव आया, तो जब भी मीन नेगेटिव आएगा एट दैट टाइम वी आर बेयरिंग लॉस, हम लोग लॉस बेयर कर रहे हैं। तो अगर लॉस कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। that means that game is not in our favor, वो game favorable नहीं। 12, suppose we have 4 boxes A, B, C, D contain the colored marble as given below. One of the boxes has been selected randomly
and a single marble drawn from it. If the marble is red, what is the probability of that it was drawn from box A, box B and box C? तो यहाँ पे टोटल बॉल्स ए बॉक्स में कितने हैं? तो 6 3 9 1 10। बी बॉक्स में 6 4 10, इसमें भी 10। देन सी बॉक्स में इसमें भी 10 एंड डी बॉक्स में इसमें भी 10 है। ओके, अब 4 बॉक्स में से पहले आपको रेंडमली एक बॉक्स सिलेक्ट करना है। तो बॉक्स ए आएगा, बॉक्स बी आएगा, बॉक्स सी आएगा या तो फिर बॉक्स बी आएगा। उन सब की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, है ना। आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट करो तो एक बॉक्स सिलेक्ट होगा तो 1 अपॉन टोटल कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है अपने पास, तो अपॉन 4 ऐसा। ओके, अब अगर इवेंट आर लेते हैं कि रेड मार्बल इज सिलेक्टेड, तो अगर रेड मार्बल बॉक्स ए में से सिलेक्ट हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो देखो, ए में रेड मार्बल कितने हैं? 1 एंड टोटल मार्बल कितने हैं? 10। तो रेड मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए, उसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/10। देन रेड मार्बल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स बी, उसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कितना भाई? देखो तो रेड मार्बल इन बॉक्स बी इज 6, है ना। देयर आर 6 मार्बल्स इन बॉक्स बी एंड टोटल मार्बल 10 है, तो इट इज 6/10। इन अदर वर्ड्स, ऊपर नीचे 2 से कैंसिल करो तो इट इज 3/5। ओके, देन रेड मार्बल विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी में रेड मार्बल कितने? 8 है एंड टोटल 10 है, तो इट इज 8/10, so that is equal to 4/5। देन रेड मार्बल डी में कितने हैं? तो 0 है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इट विल बी 0 इटसेल्फ। ओके, तो अब ढूंढना क्या है आपको? ए बी एंड सी का ही ढूंढना है, डी का उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया है क्योंकि इसमें तो 0 मार्बल। तो अब ढूंढना आपको ये है पी ऑफ A given by R, मतलब रेड मार्बल तो है that is given to us, बट वो A बॉक्स में से लिया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि जिसका गिवन है वो नीचे जाएगा, जिसका फाइंड करना है वो ऊपर आएगा। ओके, तो P of A given by R by using the Bayes theorem, तो क्या हो जाएगा? P of R given by A into P of A अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? तो P ऑफ A इंटू P ऑफ R गिवन बाय A प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ R गिवन बाय B, है ना, एंड प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ R गिवन बाय C। डी का लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू, वैल्यू प्लग इन कर दो तो ये न्यूमरेटर में 1/10 इंटू पी ऑफ ए इज 1/4, और द डिनोमिनेटर पी ऑफ ए इज 1/4 एंड पी ऑफ आर गिवन बाय ए, तो आर गिवन बाय ए इज 1/10 प्लस P of B is 1/4 and P of R given by B, so R given by B is 3/5 plus P of C is 1/4 into P of R given by C is 4/5, ऐसा। तो एक काम करते हैं, 1/4 कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये 1/4 कॉमन एंड ये 1/4 के साथ कैंसल, न्यूमरेटर वाले 1/4 के साथ। ओके, तो अब क्या बचा आपके पास? ये ऊपर बचा खाली 1/10 अपॉन यहाँ पे
1/10, एक काम करते ये 3/5 का 6/10 कर देते हैं एंड ये 4/5 का 8/10 कर देते हैं, ताकि यहाँ से 10 कॉमन निकाल के इसके साथ कैंसिल कर सके। तो 1/10 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाले 1/10 के साथ कैंसिल, तो 1/1 + 6 + 8, तो दैट इज इक्वल टू 1/15 बचेगा इस आंसर। So you can easily find P of B given by R and C given by R by yourself. तो वो होमवर्क में कर देना। Question number 13. Assume that a patient is having heart attack is 40%. It is also assumed that meditation and yoga can help them and reduce the risk of heart attack by 30%, and prescription of certain drug reduce the chance by 25%. At a time, patient can choose any one of these two options with equal probabilities. Okay, इन दोनों की सिलेक्शन की probabilities equal है। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at the random suffered a heart attack. अब अगर उसने ये दोनों में से कुछ भी किया तो भी उसको हार्ट अटैक तो आता ही है, ऐसा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हार्ट अटैक आया एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। जिसने योगा किया था वो वाला पेशेंट मर गया, वो वाला पेशेंट हार्ट अटैक से सफर हो रहा है, मरा नहीं मरा ये तो हमें दिया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है हमें? 40% दी है। अब यहाँ पे दो मेथड यूज कर रहे हैं वो लोग, योगा एंड मेडिटेशन। तो योगा एंड मेडिटेशन दे रहे हैं वो लोग। मान लो कि इवेंट E1 में ऐसा दिया हुआ है कि योगा कोर्स फॉलो कर रहा है, एंड E2 ऐसा ले लेते हैं कि जिसमें क्या था दूसरा, ड्रग्स यूज करता है, मेडिसिन यूज कर सकता है, ड्रग्स मतलब यहाँ पे। ओके, अब विथ इक्वी प्रोबेबिलिटीज, मतलब दो, ये जो कोई भी बंदा है he can or she can choose any one of them। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P of E1 is equal to 1/2 हो जाएगा, that is equals to P of E2। they both are same because equi probable बोला हुआ है, तो या तो ये चूज करेगा या तो ये चूज करेगा। दैट इज क्लियर कि दोनों में से एक तो वो चूज कर रहा है। तो आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अब उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 40%। लेट्स से इवेंट ए की ही सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक, otherwise chance of having heart attack। तो चांस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इज 40%, कि उसके चांस 40% है, मतलब 40/100 तो 0.4 हुआ। ओके, अब 30% चांस रिड्यूस हो जाते उसके। 30% किसके 30%? देखो भाई, हमें पूछा क्या है और दिया क्या है। ये 30% जो है ये दिया है रिड्यूस दी चांसेस। ये 30% जो वो जो है वो रिड्यूस द चांसेस, ये जो 25% है दैट रिड्यूस द चांसेस। और हमें ढूंढना ऐसा है कि पेशेंट सफर हार्ट अटैक, उसको रिड्यूस नहीं हुआ फिर भी अटैक तो आया ही। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 30% रिड्यूस कर रहा है, 30% अगर रिड्यूस कर रहा है दैट मीन्स उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं? तो 70% है।
यहाँ पे 25% वो रिड्यूस कर रहा है, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं? 75% है चांसेस। और ये 70% किसके? तो जो 40% लोगों को हार्ट अटैक आता था उसके 70%। दैट मीन्स P ऑफ A गिवन बाय E1 क्या हो जाएगा? 70%। किसका 70%? 70% ऑफ 40%। जो 40% थे उसमें से 70% लोगों को हार्ट अटैक आता है, अगर वो योगा एंड मेडिटेशन करते हैं तो भी। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70% मतलब 70/100 और 40% मतलब 40/100। तो दैट इज इक्वल टू 0.28। एंड P ऑफ A गिवन बाय E2, अगर उसने मेडिसिन ली है तो भी उसके रिड्यूस हो रहे चांस 25%, मतलब हार्ट अटैक आएगा उसके चांस 75% है। अब ये 75% किसके? तो वो 40% के 75%। तो दैट मीन्स 75% ऑफ 40%। तो दैट इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.4। तो कैलकुलेशन करोगे तो 0.3 आएगा। अब आपको ढूंढना क्या है? तो ढूंढना आपको सही बोला कि E1 गिवन बाय A है, कि उसने योगा फॉलो किया तो भी उसको हार्ट अटैक आया। तो ढूंढना आपको P ऑफ E1 गिवन बाय A है। तो आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। P ऑफ E1 गिवन बाय A इज इक्वल टू P of A given by E1 into P of E1 upon total probability theorem। तो total probability theorem के हिसाब से P of E1 into P of A given by E1 plus P of E2 into P of A given by E2। okay? अब वैल्यू प्लग इन करके आप आंसर तो ला दोगे। इट्स क्वाइट इजी। P ऑफ A गिवन बाय E1, A गिवन बाय E1 कितना? तो 0.28 इंटू P ऑफ E1 कितना? तो P ऑफ E1 इज 1/2। सेम थिंग फॉर द डिनोमिनेटर, P ऑफ E1 इज 1/2, P ऑफ A गिवन बाय E1 इज 0.28 plus P of E2 is 1/2 and P of A given by E2 is 0.3। तो 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/2 कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? तो दैट इज 0.28 अपॉन 0.28 प्लस 0.3। तो दैट इज इक्वल्स टू 28 upon 58, that is 0.28 upon 0.58। तो कैंसल आउट करोगे तो बचेगा आपके पास 14 upon 29 is the answer। If question number 14, if each element of second order determinant is either 0 or 1, what is the probability of that the determinant is positive? डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ओके, ये assume the individual entries of determinant chosen independently, each value being assumed with the probability 1/2। ये हिंट दिया हुआ है जो एग्जाम में आपको नहीं देने वाला। अब देखो, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इस टाइप का कोई भी आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दे दिया, लेट्स से दिस इज इक्वल टू A, B, C एंड D, दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ ईच एंट्री इज आइदर 0 और 1, मतलब हर एक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। तो यहाँ पे A के पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। B के पास कितने ऑप्शन? तो 2 ऑप्शन। C के पास कितने ऑप्शन? तो 2 ऑप्शन। D के पास कितने ऑप्शन? तो उसके पास भी 2 ही ऑप्शन है ना।
तो टोटल ऐसे कितने डिटर्मिनेंट बन सकते? सबके पास दो ऑप्शन क्यों? क्योंकि या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। तो टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने बनेंगे? तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू 16 डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल। ये टोटल आए। अब उन्होंने क्या बोला कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए डिटर्मिनेंट की। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मैं ऐसा लू 1 0 0 1, या तो फिर 1 0 1 1, या तो फिर 1 1 0 1। लाइक ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसे मुझे 1 1 ही लेना पड़ेगा, सेकेंडरी डायगोनल को मुझे 0 ही करना पड़ेगा, तो ही आंसर पॉजिटिव पॉसिबल है। इन एनी अदर ऑफ दिस केसेस आंसर पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ पे सब कुछ 1 1 1 1 ले लिया जाए तो वो 1 माइनस 1 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉजिटिव बिकॉज 0 इज नॉट पॉजिटिव, neither positive neither negative number. Okay, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एज यू रिमेंबर, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। एंड ये जो दूसरा डायगोनल बचा उसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। ये हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 1 ही लेना पड़ेगा, ये जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको 0 ही होना पड़ेगा। तो अगर सेकेंडरी डायगोनल 0 होगा एंड प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 होगा तो ऐसे 3 डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स आर 3। तो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स थ्री हो गए। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या था कि आउटकम, otherwise possible outcomes, possible outcome upon total outcome। So outcome is 3, possible outcome, and total outcome is 16. So probability is 3 by 16. Question number 15. An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. For previous testing procedure, the following probabilities are assumed is known. P of A fails, that is equals to 0.2. P of B fails alone, that is equal to 0.15, and P of A and B both are fails, so that is equals to 0.15. तो फाइंड करना है P of A fails given by B fails। तो ऊपर क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B आएगा, तो A इंटरसेक्शन B हमें दिया हुआ है, दिस इज A इंटरसेक्शन B, A and B फेल, है ना। अपॉन क्या आएगा? P of B, तो P of B हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया है कि B fails alone, तो अगर इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझा जाए तो B fails alone कहाँ पे आएंगे? देखो, तो ऐसा कुछ वेन डायग्राम बनेगा, इसमें B fails alone, तो B fails alone वाले यहाँ पे आएंगे only B, that means B fail alone। ये आप 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। ये ओनली बी वाला है। अब अगर मुझे पूरा बी वाला फाइंड करना है तो पूरा बी मीन्स क्या? इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। तो पूरा बी अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओनली बी प्लस ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो भी ऐड करना पड़ेगा, एंड ब्लू वाला जो पार्ट है दैट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है। तो मुझे अगर P ऑफ B चाहिए तो P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ ओनली B।
प्लस पी ऑफ ए एंड बी, तो वो पूरा पी ऑफ बी बन जाएगा। तो ओनली बी मतलब क्या हुआ 0.15 प्लस पी ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी भी 0.15, तो दैट इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब ढूंढना क्या है आपको, पी ऑफ ए गिवन बाय बी, फर्स्ट वन। तो P of A given by B, we have the formula A intersection B upon P of B। तो A intersection B कितना है, तो A intersection B is 0.15 and P of B is 0.3, तो that is equals to 1/2। डिवाइड करोगे तो 15/30, 15/30 is 1/2, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, P ऑफ A फेल्स अलोन। तो अलोन P ऑफ A मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वेन डायग्राम में, ये अलोन A होगा। तो अगर मुझे अलोन A पार्ट ढूंढना है तो पूरे A में से, पूरा A मतलब क्या हुआ, तो ग्रीन पार्ट प्लस ब्लू पार्ट इज इक्वल टू पूरा A। अब मुझे ओनली ग्रीन पार्ट चाहिए, तो P ऑफ A अलोन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पूरा P ऑफ A, पूरा P ऑफ A मतलब ग्रीन प्लस ब्लू, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करो, तो दैट इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.15, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.05 आंसर। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls. Bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then ball is drawn from bag 2. The ball is found to be red in color. Find the probability of that the transferred ball is black. तो दो बैग्स है, पहले दो बैग, उसमें क्या क्या है डिस्क्राइब कर देते हैं। तो बैग 1 बैग 2, उसमें दो टाइप के बॉल्स है, तो लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू बैग 1 एंड यहाँ पे बैग 2। अब दो कलर के बॉल है, एक तो रेड है एंड एक ब्लैक है। तो फर्स्ट बैग में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, तो यहाँ पे 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। सेकेंड बैग में 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है, तो 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल फर्स्ट बैग में हमारे पास 7 बॉल्स है एंड सेकेंड बैग में टोटल 9 बॉल्स है। ओके, अब यहाँ पे तो इवेंट बनाते हैं। लेट्स से इवेंट E1 इज, जो बॉल हमने ट्रांसफर किया है बैग 1 में से बैग 2 में, वो रेड कलर का है। तो ट्रांसफर्ड बॉल is red color and let's say E2 is equal to, transferred ball जो है is black color का। ओके, तो P of E1 देखेंगे तो E1 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, तो बैग 1 में से बैग 2 में ट्रांसफर करना है, वो कंफर्म। तो बैग 1 में से ही बैग 2 में जाएगा। तो बैग 1 में रेड बॉल कितने, 3 एंड टोटल बॉल कितने, 7। तो अगर रेड ट्रांसफर हुआ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 बन जाएगी। एंड E2 दैट मीन्स ट्रांसफर किया है बॉल, वो ब्लैक बॉल है, तो बैग 1 में ब्लैक बॉल कितने, 4
एंड टोटल बॉल्स कितने 7, तो इट इज 4/7 हो जाएगा। ओके अब some other event बनाते हैं। let's say event A is such that the selected ball from bag 2 is of the red color। हमें क्या फाइंड करना है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल था, सॉरी द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। सिलेक्टेड एक ये बैग ए में से बैग बैग 1 में से बैग 2 में जब बॉल ट्रांसफर कर दिया उसके बाद बैग 2 में से एक बॉल सिलेक्ट करना है एंड वो रेड मिलता है। तो अगर ट्रांसफर बॉल रेड हुआ है तो बैग 2 में एक रेड बॉल बढ़ जाएगा। अगर ब्लैक ट्रांसफर हुआ है तो टोटल बॉल्स बढ़ेंगे लेकिन नंबर ऑफ रेड बॉल सेम रहेंगे। लाइक दिस, मान लो कि इवेंट ए ऐसी है कि बैग 2 में से रेड कलर का बॉल आया। सिलेक्टेड बॉल फ्रॉम बैग 2 इज रेड। तो अब रेड कलर का बॉल आता है जब हम बैग 2 में से बॉल लेते हैं तब। अब बैग 2 में से आपको बॉल कब लेना है? जब बैग 1 में से एक बॉल आप बैग 2 में ट्रांसफर कर दो उसके बाद। तो अब हम एक काम करते हैं कि मान लेते ही कि जो बॉल ट्रांसफर हुआ है वो रेड बॉल ट्रांसफर हुआ है, मतलब A गिवन बाय E। सेकेंड बॉल रेड बॉल आएगा विथ रिस्पेक्ट टू जो फर्स्ट बॉल ट्रांसफर हुआ था बैग 1 में से बैग 2 में, वो रेड बॉल था। अगर बैग 1 में से बैग 2 में रेड बॉल ट्रांसफर हुआ था तो पहले बैग 2 में 4 रेड बॉल थे। अब फर्स्ट बैग में से एक रेड बॉल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो अब 5 बॉल्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय टोटल जो बॉल्स 9 थे उसकी जगह पे 10 बन जाएंगे। 1/2 कर सकते हो करना चाहो तो। एंड P ऑफ रेड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू E2 इवेंट, मतलब मान लो कि जो बैग 1 में से ट्रांसफर हुआ है वो बॉल रेड ना होके ब्लैक हुआ तो क्या? तो अगर ब्लैक होगा तो बैग 2 में 4 रेड बॉल थे तो वो 4 के 4 ही रहने वाले हैं। पर ये जो टोटल बॉल्स थे वो टोटल बॉल 9 की जगह पे 10 तो वैसे भी होने वाले, चाहे वो रेड आएगी चाहे वो ब्लैक आए। तो P ऑफ A गिवन बाय E2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 4/10। अब हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ट्रांसफर जो करा था वो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करा था विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बैग में से बॉल रेड तो आया, वो गिवन है। तो E2 गिवन बाय मतलब बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम के हिसाब से P ऑफ A गिवन बाय E2 इनटू P ऑफ E2 अपॉन P ऑफ E1 इनटू P ऑफ A गिवन बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इनटू P ऑफ A गिवन बाय E2। ओके, तो वैल्यू प्लग इन करो और आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, P ऑफ B गिवन बाय A इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो P ऑफ B गिवन बाय A इज इक्वल्स टू 1। P ऑफ B गिवन बाय A इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स P ऑफ B गिवन बाय A का फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 होता है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A होना चाहिए। अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A होता है, ऐसा कब होगा? जब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A होगा तब। एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A कब होगा? जब A सबसेट ऑफ B होगा तब। तो ऑप्शन A इज द आंसर। 18, P ऑफ A गिवन बाय B इज ग्रेटर देन P ऑफ A दिया हुआ है। तो P ऑफ A गिवन बाय B इज ग्रेटर देन P ऑफ A
अब P ऑफ A गिवन बाय B का हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इज ग्रेटर देन P ऑफ A। एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे देखो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, बचा ए एंड सी। तो ए एंड सी में क्या है आपके पास, बी गिवन बाय है। तो एक काम करते हैं, ये पी ऑफ बी को यहाँ पे ले जाओ एंड पी ऑफ ए को यहाँ पे ला दो। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी ऑफ बी बन जाएगा। खाली शिफ्ट करा, पी ऑफ बी नीचे था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। पी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन में था तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये क्या बन गया, पी ऑफ बी गिवन बाय ए बन गया। पी ऑफ बी गिवन बाय में क्या होता है, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ ए, है ना। तो P of B given by A is greater than P of B. तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज आंसर। चलो 19 देखो, इट इज क्वाइट इजी। यहाँ पे P of A कैंसिल हो जाएगा। ये P of A एंड B को इस साइड पे ले लो, लेफ्ट साइड राइट साइड पे। तो P of A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन B एंड दैट इज इक्वल्स टू P of B बचा आपके पास। अब हमारे पास सब में P ऑफ B गिवन बाय A एंड P ऑफ A गिवन बाय B ऐसे फॉर्मूला है। हमारे पास P ऑफ A का सेपरेट वैल्यू नहीं है पर P ऑफ B का है, तो वी विल ट्राई दिस वन और दिस वन। तो P ऑफ A गिवन बाय B, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो वैल्यू प्लग इन करो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ B कैंसर, तो फाइनली बचा आपके पास 1। तो सही आंसर इज बॉम्बे, बी ऑप्शन। ओके।